Hello everyone, I welcome you all to IG Tutorials. So our today's topic is data sufficiency part 4. जैसा कि मैंने पार्ट 3 में बताया था कि एक और सेशन मैं रीजनिंग बेस्ड डेटा सफिशिएंसी पे लूँगा। तो आज के सेशन में भी हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से मैं बता दूं कि अभी तक मैंने इस सेशन में भी मैं आज केवल दो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन लेने वाला हूं। तो इस पे जब आगे मैं कुछ वीडियोज लेके आऊँगा, यदि आप लोग कुछ क्वेश्चन पोस्ट नहीं करें तो मैं अपने मन से तीन स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन को लेके आऊँगा, रीजनिंग से रिलेटेड भी और मैथ से भी रिलेटेड, या दोनों को मिक्स करके किसी क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स किसी में तीन स्टेटमेंट्स, ऐसे मिक्स करके आगे मैं डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को लाते रहूँगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, who among P, Q, T, V and M is exactly in the middle when they are arranged in ascending order of their heights। अब यहाँ पे आप लोगों को पांच जन दिए हुए हैं, टोटल पांच पीपल है। उसमें से पूछा गया है कि जब आप हाइट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर के हाइट के असेंडिंग ऑर्डर के अनुसार यदि आप सजाएंगे तो उसके बीच में क्यों आएगा, बीच में कौन आएगा, कौन सा मेंबर आएगा। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग को लेके आप फिक्र मत कीजिए, चूंकि आपसे मिडिल का जो मेंबर है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आइदर आप असेंडिंग में लिखिए या डिसेंडिंग में लिखिए, मिडिल का मेंबर जो है हमेशा से हमेशा ही सेम होगा। तो असेंडिंग डिसेंडिंग को दिमाग से हटा ही दीजिए। तो आपसे पूछा गया है कि जो मिडिल में आएगा वो कौन आएगा। तो इस तरह से कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पे कौन आएगा, दो जन यहाँ होंगे और दो जन यहाँ होंगे, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ये वाला जो मेंबर के बारे में पूछा गया कि कौन मेंबर होगा, हम लोग यदि उस मेंबर का नाम पता कर लिए तो हम लोग का आंसर मिल गया। तो चलिए पहला जो स्टेटमेंट है उसको लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, v इज टॉलर देन q। चलिए v इज टॉलर देन q ऐसे ले लेते हैं, हाइट के अनुसार ले लेते हैं। बट शॉर्टर देन m, बट शॉर्टर देन m। अब हम लोग का स्टेटमेंट फर्स्ट ए है। क्या आप इससे पता लगा पा रहे हैं कि हम लोग का जो पांच जन का ग्रुप है उसके हाइट को एक ऑर्डर में सजाने पे बीच में कौन आएगा, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डेटा क्या हो जाएगा, इनसफिशियंट हो जाएगा। चलिए दूसरे स्टेटमेंट को ले लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपसे क्या बोला जा रहा है, टी इज टॉलर देन क्यू, टी इज टॉलर देन क्यू एंड एम, मतलब कि एम से भी बड़ा है टी। ठीक है, बट शॉर्टर देन पी, बट शॉर्टर देन पी। अब क्या स्टेटमेंट टू से आपको पता चल पा रहा है कि बीच में कौन आएगा, नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ भी डेटा क्या हो गया, इनसफिशियंट। अब वन अलोन टू अलोन इनसफिशियंट हो गया, तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वन एंड टू को कंबाइन करेंगे। तो चलिए वन एंड टू को कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एम से बड़ा टी पी है, ऐसे है, क्यू से भी ऐसा है। तो अब देखिए एम यहाँ है, एम यहाँ यहाँ है, दोनों कनेक्टिंग कनेक्टिंग पॉइंट है। तो चलिए एम को यदि यहाँ लेते हैं तो ये तो पक्की बात है कि टी, एम से बड़ा टी होगा और टी से बड़ा पी होगा। ये तो पक्की बात है, कहाँ से, स्टेटमेंट टू से। लेकिन जब स्टेटमेंट वन का भी हम लोग हेल्प ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, एम से छोटा वी और क्यू है, मतलब कि इस तरह से कुछ ऐसा है। अब देखिए पांच लोगों के ग्रुप में बीच में कौन है वो पता चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। पांच लोगों के बीच में कौन है, बीच में एम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे दिया। हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हु अमंग पी क्यू टी वी एंड एम इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, चाहे वो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, एग्जैक्टली इन मिडिल आपसे पूछा गया है। तो दोनों सेम ही होगा दोनों केस का। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ वन एंड टू टुगेदर, बोथ वन एंड टू टुगेदर। मतलब बोथ वन एंड टू टुगेदर कहने का क्या मतलब है कि जब हम स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों को कंबाइन करते हैं देन वी आर इन ए स्टेट टू गिव द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ वन एंड टू टुगेदर आर रिक्वायर्ड टू गिव द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ पी फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट। मतलब कि हम लोग को क्लास में एक क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं। अब आपको पूछा गया है कि सपोज इस तरह से यदि स्टूडेंट को सजाते हैं तो पूछा गया है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ पी फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट।
मतलब कि जो सपोज कहीं ना कहीं P है, तो P का क्या है, बॉटम से आपको रैंक पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। चलिए स्टेटमेंट 1 को ले लेते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोला है, एम इज थर्ड फ्रॉम द टॉप। एम इज थर्ड फ्रॉम द टॉप, यदि इसको टॉप लेते हैं तो एम यहाँ पे है, थर्ड है, मतलब कि एम और एम के पीछे कितना लोग है, 2 लोग है। एम के ऊपर 2 लोग है, तभी तो एम का थर्ड प्लेस आएगा। एम इज थर्ड फ्रॉम द टॉप एंड देयर आर 5 स्टूडेंट्स बिटवीन एम एंड पी। एम और पी यहाँ पे है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि P तो ऊपर भी जा सकता है, बट P के और M के बीच के टोटल कितना जन है, 5 जन। लेकिन अब देखिए टॉप M से के ऊपर कितना, टोटल 2 ही जन है, और M और P के बीच यदि आप 5 जन रखते हैं तो ऊपर से मतलब टॉप से और ऊपर तो नहीं जा सकता। तो इस केस में आपको ये सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो P है वो M के नीचे ही आना चाहिए। M के ऊपर यदि 5 का गैप होना चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है, तो P जो है M के नीचे ही आएगा। ये सही बात है कि टॉप है, टॉप और M के बीच मतलब कि M से ऊपर 2 ही जन है और M और P के बीच 5 जन बोला गया, तो ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है जो P नीचे आएगा। अब देखिए टोटल 30 जन है हम लोग के पास, टोटल 30 जन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉटम है, तो बॉटम से तो हम लोग एग्जैक्ट हम लोग को फाइंड आउट करना नहीं है कि क्या इसका रैंक होगा बॉटम से, केवल ये फाइंड आउट करना है कि हम लोग आंसर देने के लायक है इस सब स्टेटमेंट के थ्रू या नहीं। तो ये टोटल यदि 30 स्टूडेंट है, इतना डेटा हम लोग के पास अवेलेबल है, तो पी का रैंक बॉटम से निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। तो अलोन A1 क्या है, सफिशियंट है। चलिए दूसरे स्टेटमेंट पे विचार करते हैं। दूसरा क्या है, द रैंक ऑफ के इज फोर्थ फ्रॉम द बॉटम। चलिए यहाँ पे बॉटम ले लेते हैं। द रैंक ऑफ के क्या है, फोर्थ है, मतलब कि के से नीचे कितना जन है, 3 जन है, ठीक है। फोर्थ फ्रॉम द बॉटम एंड देयर आर 17 स्टूडेंट्स बिटवीन के एंड पी। के और पी के बीच में कितना स्टूडेंट है, 17। अब यहाँ भी हम लोग को कुछ ना कुछ डेटा मिल गया, तो बॉटम से आप पी का रैंक निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या होगा, सफिशिएंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आइदर 1 और 2 alone is sufficient to give the answer. Either 1 or 2 alone is sufficient to give the required answer. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, either 1 और 2 alone। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पीचेस वेयर डिलीवर्ड इन द 2 days प्रोग्राम। मतलब कि 2 दिन का कोई प्रोग्राम है, उसमें कितना स्पीच डिलीवर हुआ, उसका हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या है, नंबर ऑफ स्पीचेज आपको निकालना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो चलिए पहला स्टेटमेंट को लेते हैं। पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, 18 स्पीकर्स वेयर इनवाइटेड टू गिव एटलीस्ट 1 स्पीच, मैक्सिमम ऑफ 2 स्पीच। मतलब कि टोटल जो 11 मतलब 18 सॉरी टोटल 18 स्पीकर्स को बुलाए गए स्पीच देने के लिए, जिसमें से क्या है कि एटलीस्ट एक स्पीच तो हर स्पीकर को देना ही है। मैक्सिमम ऑफ 2 स्पीच मतलब कि मैक्सिमम एटलीस्ट एक या मैक्स 2 स्पीच दे सकता है ईच स्पीकर। तो टोटल कितना आया है, 18 स्पीकर आया है। 18 स्पीकर्स वेयर इनवाइटेड टू गिव एटलीस्ट 1 स्पीच, मैक्सिमम 2 स्पीचेस, आउट ऑफ विच 1/6 ऑफ द स्पीकर कुड नॉट कम। मतलब कि टोटल 18 जन को इनवाइट किए थे, आउट ऑफ विच 1/6 मतलब कि 1/6, तो 18 का 1/6 कितना होगा, 3, मतलब कि 3 कुड नॉट कम, ये नहीं आ सके किसी कारणवश। तो 18 को बुलाए थे, 3 नहीं आए, तो अब आपको पास कितना है, टोटल 15 स्पीकर्स है, टोटल 15 स्पीकर्स है। तो स्टेटमेंट 1 हम लोग को यहाँ है। क्या इस डेटा से हम लोग नंबर ऑफ स्पीचेज को पता लगा सकते हैं, क्योंकि 15 में से कुछ लोग क्या है, एटलीस्ट बोला गया है 1 स्पीच दे सकता है, एट मतलब कि मैक्सिमम 2 स्पीच दे सकता है। तो हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि कितना टोटल नंबर ऑफ स्पीचेज होगा। तो स्टेटमेंट 1 अलोन क्या हो जाएगा, इनसफिशियंट हो जाएगा। चलिए स्टेटमेंट 2 को ले लेते हैं। स्टेटमेंट 2 को यदि हम लेते हैं तो स्टेटमेंट 2 क्या बोला है, 1/3 ऑफ द स्पीकर गेव 2 स्पीचेज। 1/3 मतलब कि अब यहाँ पे एक गलती मत कीजिएगा
कि टोटल स्पीकर्स 18 मत ले लीजिएगा। यदि जैसे ही आप 18 लिए तो आप क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट 1 को 2 के साथ कंबाइन कर रहे हैं, क्लब कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम लोग को पहले क्या करना है, स्टेटमेंट 2 को अलोन देखना है। तो स्टेटमेंट 2 में क्या बोला, 1/3 ऑफ द स्पीकर गेव 2 स्पीचेज, 1/3 ऑफ द स्पीकर गेव 2 स्पीचेज। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी हम लोग को टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स पता ही नहीं है। तो चलिए एक्स ले लेते हैं। तो अब बोल रहा है कि x/3 स्पीकर जो है वो क्या देता है, 2 स्पीचेज देता है। चलिए ए हो गया। क्या इस डेटा से हम लोग को जो रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ स्पीचेज है, क्या हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो ये भी डेटा क्या हो गया, इनसफिशिएंट। अब 1 अलोन इनसफिशिएंट हो गया, 2 अलोन इनसफिशिएंट हो गया। तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 और 2 को कंबाइन करके देखेंगे। अब देखिए, अब 1 और 2 को जैसे ही कंबाइन किए तो टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स कितना आया था, 15। तो उसमें से 1/3 क्या हो रहा है, 2 स्पीचेज दे रहा है। तो 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो 15 का 1/3 कितना हो जाएगा, 5। मतलब कि 5 स्पीकर्स जो है, 5 स्पीकर्स क्या देता है, 2 स्पीचेज देता है। तो इसका मतलब जो बच गया 10 स्पीकर क्या देगा, 1 स्पीच देगा। आपसे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन 1 और 2 को क्लब करने से आप लोग आंसर देने के लायक है कि नहीं है। लेकिन चलिए आप लोगों की सुविधा के लिए मैं निकाल देता हूँ कितना टोटल नंबर ऑफ स्पीचेज होगा। 5 स्पीकर 2-2 स्पीच देगा तो टोटल स्पीचेज कितना हो जाएगा, 10, और 10 1-1 दे रहा है तो टोटल स्पीच कितना हो जाएगा, 10 स्पीचेज हो जाएगा। टोटल स्पीचेज कितना हुआ, 10 स्पीचेज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको क्या करना पड़ा, 1 और 2 को कंबाइन करना पड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 together are required to give the answer, together are sufficient। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 टुगेदर, मतलब कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को कंबाइन करने पे हम लोग को आंसर मिल रहा है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 6 persons P, Q, R, S, T and V are sitting around a table facing towards the center। तो चलिए 6 लोग हैं, टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं और सारे के सारे लोग जो है सेंटर को फेस कर रहे हैं। हु इज सिटिंग अपोजिट टू एस, मतलब कि आपको क्या पूछा गया है, एस के अपोजिट में कौन बैठता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये आप दिमाग में रख लीजिए कहीं पे। चलिए एक स्टेटमेंट को एक एक करके सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, आपको तो सबसे पहले 6 लोगों का अरेंजमेंट करना है। तो कुछ इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोगों ने बना लिया 6 लोगों के लिए। आर इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू एस, मतलब कि यदि ए एस है तो आर क्या बोल रहा है, इज नॉट सिटिंग, मतलब कि आर यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो आर यदि यहाँ पे नहीं बैठ सकता है तो टोटल 6 जन है, तो यहाँ पे क्या क्या बैठ सकता है, पी बैठ सकता है, क्यू बैठ सकता है, टी बैठ सकता है, वी बैठ सकता है। यदि एस के अपोजिट में आर नहीं बैठ सकता है तो एस के लिए कितने ऑप्शंस है, पी क्यू टी वी, टोटल 4 ऑप्शंस है। क्या आप एस के लिए 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, क्या ये आंसर सफिशिएंट होगा, नहीं। जैसे ही एक से ज़्यादा ऑप्शन हम लोग के पास आते हैं वो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इनसफिशिएंट होता है। तो चलिए स्टेटमेंट 2 पे हम लोग विचार करते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, पी इज सिटिंग अपोजिट टू क्यू। चलिए इसके लिए भी कुछ ऐसा बना लेते हैं, पी इज सिटिंग अपोजिट टू क्यू। कहीं ना कहीं इधर पी यहाँ है तो क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ है तो पी यहाँ है। क्या यहाँ से भी पता चल रहा है कि आपको एस के अपोजिट में कौन बैठ रहा है, नहीं। तो ये भी इनसफिशिएंट हो गया। यदि दोनों इनसफिशिएंट हो जाएगा तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को क्लब कर देना है। तो चलिए 1 and 2 को कंबाइन करते हैं। 1 and 2 को यदि कंबाइन किए तो यहाँ पे एक ऐसा है एक ऐसा है, तो चलिए एक ऐसे को ले लिए, एक वाले स्टेटमेंट को हम लोग पहले ले लेते हैं। एस को यदि यहाँ पे लिए थे तो आर तो यहाँ नहीं था, यहाँ क्या गया था, पी क्यू टी वी। और लेकिन बोला क्या गया है कि पी और क्यू क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है, तो पी और क्यू तो यहाँ नहीं हो सकता है। पी यहाँ क्यू यहाँ हो सकता है, या क्यू यहाँ पी यहाँ हो सकता है, या पी क्यू यहाँ बैठ सकता है, यहाँ तो नहीं बैठ सकता। लेकिन हम लोग का मेन एम कहाँ है, एस के अपोजिट में कौन है, यही हम लोग से आंसर है। तो एस के अपोजिट में आंसर जो बच गया वो हम लोग का क्या आया, टी और वी बच गया। एस के अपोजिट में कौन बच गया, टी और वी बच गया। यहाँ भी
एस के लिए कितने ऑप्शंस है? 2 ऑप्शंस है। जैसे ही एक से ज़्यादा ऑप्शन या आंसर आए, वो जो आंसर है वो क्या हो जाता है? इनसफिशियंट, क्योंकि हमको डेटा सफिशिएंसी में यूनिक आंसर चाहिए। लेकिन एस के अपोजिट में हम लोग कंबाइन करने के बाद भी 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं? टी, आइदर टी और वी। इसका मतलब एक से ज़्यादा आंसर आ रहा है। एक से ज़्यादा आंसर आ रहा है तो ये डेटा क्या हो जाएगा? इनसफिशियंट हो जाएगा। मतलब कि एक और दो को कंबाइन करने पे भी हम लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा नाइदर वन नॉर टू। स्टेटमेंट टुगेदर इज नाइदर वन और नॉर टू। कहने का मतलब कि ना तो एक है ना दो है, अकेले अकेले या दोनों को कंबाइन करने पे भी ये सफिशियंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नाइदर वन नॉर टू। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एसपीआई 2014 में शायद पूछा गया था। शायद क्या 2014 में ही पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आप लोग खुद से पहले सॉल्व कर ले इस तरह के क्वेश्चन को, तब मेरे सॉल्यूशन या अप्रोच के साथ आप अपना सॉल्यूशन या अप्रोच मैच करें। 5 movies P, Q, R, S and T are scheduled to be screened from Monday to Friday. Okay. Which movie will be screened on Friday? मतलब कि फ्राइडे के दिन कौन सी मूवी स्क्रीन होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये आप दिमाग में कहीं रख लीजिए। चलिए अब क्या है, स्टेटमेंट वन को हम लोग लेते हैं। वन लिए मूवी पी विल बी स्क्रीन मंडे टू फ्राइडे। तो चलिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसा कुछ डेटा हम लोगों ने ले लिया। चलिए ये डे हो गया, इधर मूवी हम लोग लिख लेंगे। मूवी पी विल बी स्क्रीन ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे क्या है? इस दिन कौन सी मूवी दिखाई जाती है? पी। ओनली 2 मूवीज विल बी स्क्रीन बिटवीन आर एंड एस। मतलब कि आर और एस के बीच कितना होना चाहिए? केवल 2 होना चाहिए। चलिए ये भी सही है। आर विल बी स्क्रीन बिफोर एस, मतलब कि आर जो हो एस से पहले। तो मतलब कि एस से पहले, यदि एस, आपको पता है आर और एस के बीच में 2 का गैप है, 2 मूवी चलना है, तो आर यहाँ होगा तो एस यहाँ होगा, तभी तो 2 ट्यूसडे और वेडनेसडे का गैप आएगा। तो आर को ऊपर लेना है, मतलब पहले लेना है, ये भी एक कंडीशन है। यदि यहाँ पे आर लीजिएगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पी यहाँ पे ऑक्यूपाइड है। तो आर कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो एस कहाँ पे होगा? यहाँ। तो आर और एस के बीच में 2 मूवी है कि नहीं, और आर जो है एस से पहले आ रहा है। चलिए ये भी हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है जो स्टेटमेंट में दिया गया है। अब देखिए पी हो गया, आर हो गया, एस हो गया, तो बच क्या गया? क्यू और टी। तो क्यू या टी यहाँ हो सकता है। यदि क्यू यहाँ है तो टी यहाँ होगा, यदि टी यहाँ है तो क्यू यहाँ होगा। तो आपसे पूछा क्या गया है? फ्राइडे को कौन सी मूवी चलती है? फ्राइडे को आपका आंसर क्या आ रहा है? आइदर टी चलता होगा या क्यू। तो यहाँ एक से ज़्यादा आंसर आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इनसफिशियंट। स्टेटमेंट वन अलोन इज इनसफिशियंट। चलिए स्टेटमेंट टू को देख लेते हैं। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट टू बोल रहा है मूवी क्यू विल बी स्क्रीन ऑन। यहाँ भी आपको सेट बनाना पड़ेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। चलिए यहाँ भी हम लोगों ने बना लिया। अब बोल रहा है कि मूवी क्यू, क्यू विल बी स्क्रीन ऑन वेडनेसडे। क्यू यहाँ पे बोला गया है, वेडनेसडे को है। ओनली वन मूवी विल बी स्क्रीन बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच केवल एक मूवी। अब आप देखिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। क्यू, यदि आर यहाँ लेते हैं, चलिए समझाने के लिए, तो यहाँ एक मूवी चल रही है, ठीक है। यदि आर को यहाँ ले रहे हैं, यहाँ भी एक मूवी चल रही है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 2 इसका पॉसिबल डायग्राम बन सकता है। क्यू आर को यहाँ ले सकते हैं या आर को यहाँ ले सकते हैं। चलिए एक ही डायग्राम में मैं आपको समझा रहा हूँ। एस विल बी स्क्रीन इमीडिएटली बिफोर टी। टी तो पता ही नहीं है टी यहाँ होगा या यहाँ होगा, टी यहाँ होगा या यहाँ होगा, वो हम लोग को पता नहीं है। तो इस स्टेटमेंट से भी हम लोग का डाटा क्या आ रहा है? इनसफिशियंट आ रहा है। अब हम लोग का नेक्स्ट एम क्या होना चाहिए? नेक्स्ट एम होना चाहिए कि 1 एंड 2 को कंबाइन कर दिया जाए। 1 और 2 को क्या करें? कंबाइन किया जाए। तो चलिए 1 और 2 को कंबाइन करते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब पहला स्टेटमेंट को पूरा पूरा लिख लेते हैं। आर चल रहा है मंडे को, पी चल रहा है ट्यूसडे को, वेडनेसडे को क्या चल रहा है? क्यू और टी चल रहा है, थर्सडे को एस चल रहा है, और फ्राइडे को टी और क्यू चल रहा है। ये तो स्टेटमेंट 1 है, लेकिन हम लोग को अब क्या करना है? 2 का भी हेल्प लेना है। तो 2 का हेल्प ले रहे हैं तो एक चीज़ तो क्लियर आ रहा है कि वेडनेसडे को क्या होगा?
वेडनेसडे को क्यू होगा। यदि जैसे ही वेडनेसडे को क्यू हुआ तो फ्राइडे को क्या आ गया, टी आ गया। फ्राइडे को क्या आ गया, टी। आपसे पूछा क्या गया कि फ्राइडे को कौन सी मूवी चलती है, फ्राइडे को कौन सी मूवी चलती है, टी। तो हेंस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ 1 and 2 टुगेदर आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ फार इज पॉइंट आर फ्रॉम पी। मतलब कि पी और आर के बीच का डिस्टेंस हम लोग को पता करना है। तो स्टेटमेंट 1 थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट दिया हुआ है, फिर स्टेटमेंट 2 भी कुछ लंबा दिया हुआ है, और उसके अनुसार हम लोग को क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए स्टेटमेंट 1 पे विचार करते हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पी, चलिए यहाँ पी से स्टार्ट किया, वॉक्स 15 मीटर्स टू द साउथ। साउथ का मतलब कि नीचे आना पड़ा, इसको कितना नीचे आना पड़ा, 15 मीटर्स। चलिए सही है, वॉक्स 15 मीटर्स टू द साउथ, टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स 4 मीटर। नीचे आ रहा है, फिर राइट टर्न लेने का क्या मतलब कि इधर लेगा। यहाँ से कितना वो ट्रेवल किया, 4 मीटर्स। ही देन टेक्स लेफ्ट टर्न, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, इसका मतलब कि फिर से नीचे आना पड़ेगा उसको, लेफ्ट टर्न एंड वॉक 7 मीटर्स। चलिए 7 मीटर वॉक किया। ही टेक्स लेफ्ट टर्न अगेन, यहाँ से भी उसको लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर्स। चलिए 4 मीटर्स यहाँ आ गया, 4 मीटर्स यहाँ आने का क्या मतलब कि इसी लाइन में आ गया। चलिए आ गया एंड रीचेज पॉइंट क्यू, क्यू पे आके पहुंच जाता है। इफ द पर्सन टेक्स लेफ्ट टर्न, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेने का क्या मतलब कि फिर से अब ऊपर जाना होगा। लेफ्ट टर्न एंड वॉक 7 मीटर, मतलब कि 7 मीटर ऊपर आया तो यहाँ आ गया। ही विल रीच पॉइंट आर, आर यहाँ आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, आर और पी के बीच का डिस्टेंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस तो देख के पता चल रहा है 15 मीटर्स है। यदि नहीं भी पता चलता, केवल देख के पता चल रहा है कि यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस, तो ज़रूरत नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो यहाँ से पी और आर के बीच हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, सफिशियंट हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, सफिशियंट। सिमिलरली स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पी, वॉक्स 14 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 14 मीटर्स गया ईस्ट में, मतलब कि इधर आना पड़ा उसको, ये पी पॉइंट है। टेक्स ए लेफ्ट टर्न, यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया मतलब कि ऊपर गया वो। टेक्स लेफ्ट टर्न लेने का क्या मतलब कि यहाँ से ऊपर गया। टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 3 मीटर्स, चलिए 3 मीटर वॉक कर लिया वो आदमी। अगेन टेक्स लेफ्ट टर्न, टेक्स लेफ्ट टर्न मतलब कि क्या आएगा, बाएं की तरफ आएगा। लेफ्ट टर्न क्या बोला, अगेन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 14 मीटर्स, मतलब कि 14 मीटर्स फिर वॉक किया। 14 मीटर्स ये भी है, ये भी है, मतलब कि ये पी और ए पॉइंट जो है सेम लाइन में आएगा। एंड रीच टू द पॉइंट एन, एन पॉइंट पे आके वो रीच करता है। तो पी और एन एक ही लाइन में आ गया। अब क्या बोल रहा है, रीच पॉइंट एन एंड वॉक्स 5 मीटर्स। इफ ही क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। अगेन ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 14 मीटर्स, रीच पॉइंट एन, पॉइंट एन पे आ गया। उसके बाद बोल रहा है इफ ही टेक्स राइट टर्न, यहाँ से राइट टर्न लेने का क्या मतलब कि ऊपर की तरफ जाएगा। इफ ही टेक्स राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट एन एंड वॉक्स फॉर 5 मीटर्स, यहाँ से 5 मीटर बोला गया है। ही विल बी 27 मीटर्स अवे फ्रॉम आर, आर से 27 मीटर्स अवे रहेगा। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, कभी भी आप ये नहीं ले सकते कि इसी लाइन में जो है कहीं ना कहीं पे आर है, वहाँ से 27 मीटर की दूरी पे ये पॉइंट है, ऐसा नहीं है। केवल बोला गया है कि एन से 5 किलोमीटर 5 मीटर की दूरी चलने से जो आर और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 27 मीटर्स। तो ये 27 मीटर्स यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी हो सकता है 27 मीटर्स ये वाला पॉइंट का दूरी। आर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। यदि आपको बोला जाता कि वॉक्स 5 मीटर्स, ही विल बी 25 मीटर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट आर,
विच इज इन लाइन, विच इज इन सिंगल लाइन विथ पी एंड एन, मतलब कि पी एन आर कोलिनियर रहे तभी तो इसी लाइन पे आर पॉइंट आएगा, लेकिन ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब आर कहीं पे हो। अब आपको पी से आर के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए मल्टीपल वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मल्टीपल वैल्यू जैसे ही आए तो ये डेटा क्या हो जाएगा? इनसफिशियंट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 इनसफिशियंट, स्टेटमेंट 1 जो है ऑलरेडी सफिशियंट आ गया है, तो हम लोग को कॉम्बिनेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग का आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, हो सकता है मैंने सॉल्व करने के दौरान जब मैं सॉल्व कर रहा था मेरे से भी कुछ गलतियां हुई हो, तो आप ज़रूर उस गलतियों को फाइंड आउट, यदि आपको लग रहा है कि गलती मैंने करी है, फाइंड आउट करिए, और कमेंट बॉक्स के थ्रू आप बता सकते हैं कि मैंने कहाँ पे गलती किया। मैंने ये नहीं बोला हूँ कि मैंने जानबूझ के गलती करी है, हो सकता है देयर आर फेयर चांसेस दैट आई हैव कमिटेड सम मिस्टेक्स, हो सकता है। तो आप बता सकते हैं कि मैंने कहाँ पे गलती किया है, बट मैंने अपनी तरफ से 100% एरर फ्री होने की कोशिश करी है कि कुछ एरर ना आए, ताकि आपको बिना मतलब का कन्फ्यूजन ना हो। यदि हो गया हो धोखा से, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मैंने गलती करी है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, तो सेशन क्लोज करने से पहले से आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। और कंडीशन है, सब्सक्राइब तभी करें जब आपको लग रहा हो कि मैं कुछ अच्छा आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, अच्छा नहीं है, कुछ हेल्पफुल नहीं है आपके लिए, तो ज़रूरी नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन लोगों को लग रहा है अच्छा है, पसंद है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के भी शेयर कर दीजिए। कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। जितने भी आपके डाउट्स हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फेसबुक ग्रुप है i.g/tutorial, या मैं उस फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है यूट्यूब वीडियो के नीचे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप अपना जो क्वेश्चन है पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। जो भी आपका फीडबैक हो इस वीडियो के लेकर के, फीडबैक देना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के थ्रू आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, नो मैटर एक कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, आपके फीडबैक का वेलकम किया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।